सो इस लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। लाइन इंटीग्रल्स एक्चुअली होते क्या हैं, हम इस पर अपनी बात करेंगे। और लाइन इंटीग्रल्स बेसिकली कर्व इंटीग्रल को ही हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। अब ये कर्व इंटीग्रल किस टाइप के होते हैं और इसमें हम क्या काम करते हैं, ये हमें समझना है। An integral that is similar to a single integral, except that instead of integrating over an interval, we integrate over a curve. Such integrals is called a line integral. Although integral would be better, or curve integral would be a better terminology. Suppose that ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व को कर्व C कह दिया। इस कर्व के रिस्पेक्ट से इस कर्व को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल बाय डेफिनेशन या बाय अप्रोच क्या है? एन इंटीग्रल दैट इज सिमिलर टू अ सिंगल इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रल की तरह एक इंटीग्रल है। अच्छा, सिंगल इंटीग्रल में हम क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग ओवर एन इंटरवल करते थे, एक ख़ास इंटरवल के इन बिटवीन इंटीग्रेट करते थे। वी इंटीग्रेट ओवर अ कर्व। इसमें लाइन इंटीग्रल में हम इस इंटीग्रेट ओवर अ कर्व करेंगे, कर्व के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। सच इंटीग्रल इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और इस तरह के इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। बेटर टर्मिनोलॉजी तो ये होती है कि इसे कर्व इंटीग्रल कहा जाए, जो कि कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है और आमतौर पे ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, दैट इज़ फॉर लाइन इंटीग्रल। सो हम इसी को यूज़ करेंगे। दे वर इन्वेंटेड इन द अर्ली 19th century टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्लूइड फ्लो, फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो है इन चार बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड डायनेमिक्स में, फोर्सेस आमतौर पर फिजिक्स में यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इस इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वेंट किया गया। बेसिकली इंटीग्रल, डेरिवेटिव और दूसरी जो मैथमेटिक्स है उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उनके पीछे कोई एक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है आमतौर पे इस तरह की टेक्निक्स आ जाती थी, जो कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। सपोज दैट आप डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, तो डेरिवेटिव या कैलकुलस की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? कैलकुलस की ज़रूरत उस वक्त पड़ी थी कि जब आमतौर पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये फाइंड आउट करने का कोई बेसिक फार्मूला नहीं था, तो वहाँ पे यूजिंग डेरिवेटिव ये एक्सेलरेशन और डेरिवेटिव को निकाला गया था। सो फिर वहाँ से एक्सेलरेशन और डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजी आई और वो एक इन्वेंशन बन गई एक्सेलरेशन और डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स की। सो डेफिनेशन क्या है? इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन अ स्मूथ कर्व, एफ कोई भी फंक्शन होगा वो किसी स्मूथ कर्व पर डिफाइंड हुई है कि स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व क्या है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। एंड सी बाय गिवन अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, और जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन, पैरामीट्रिक कर्व होगा, यानी कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होगी। देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी इज गिवन बाय दिस। ये डेफिनेशन है, बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन है, जो कि रिमेन सम या रिमेन इंटीग्रल पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ये वो वाली डेफिनेशन है। फिलहाल हम इस बेसिक डेफिनेशन को याद रखें, हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। इसकी एक ऑल्टरनेटिव और आसान फॉर्म जो कि एप्लीकेबल है, उसे आमतौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसे हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अ लाइन इंटीग्रल्स। स्मूथ फंक्शन क्या होते हैं? स्मूथ फंक्शन आमतौर पे एक ऐसा फंक्शन होता है कि स्मूथ फंक्शन या स्मूथ कर्व पे जो भी फंक्शन बनेगा वो स्मूथ फंक्शन कहलाएगा। The curve is called smooth if r prime of t is continuous and r prime of t does not equal 0 for all t. अगर एक वेक्टर है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमने पढ़ा है, उस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में एक वेक्टर का डेरिवेटिव भी निकाला है, तो अगर ये उसी टाइप का कोई वेक्टर है और उसका डेरिवेटिव आप निकालें और डेरिवेटिव एक कंटिन्यूस फंक्शन आ जाता है और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आता, नॉन ज़ीरो, तमाम की तमाम टी वैल्यूज़ पर, तो ऐसी सूरत में वो कर्व या वो फंक्शन जिसको ये वेक्टर डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे कहते हैं स्मूथ कर्व। और उसके बरक्स जो फंक्शन आता है वो कहलाता है स्मूथ फंक्शन। तो ये चीज़ स्मूथनेस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, चूँकि लाइन इंटीग्रल के लिए जो फंक्शन होगा वो नेसेसरी है कि कोई स्मूथ फंक्शन होना चाहिए और जो कर्व होगा वो कोई स्मूथ कर्व होना चाहिए।
इफ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, अगर एफ कोई कंटिन्यूस, देन द लिमिट एग्जिस्ट, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो लिमिट उसका एग्जिस्ट करता है. एंड द फॉलोइंग फार्मूला वी कैन यूज टू इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल. दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमें यूज़ करना है ओवरऑल लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने. इंटीग्रल अलोंग अ कर्व, चूँकि यहाँ पे सी लिखते हैं, सी रिप्रेजेंट करता है कि हम कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एस, ये फंक्शन होगा, बाईवेरिएट फंक्शन होगा, दो वेरिएबल पर मुश्तमिल होगा. डी एस एस जो है आर्क लाइन को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी कर्व के आर्क लाइन को हम फाइंड आउट करना जानते हैं. हमने अपनी पिछली क्लासेस में, जो हमारी क्लासेस हुआ करती थी, वहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड आउट करना सीखा है. तो आर्क लेंथ किसी कर्व का फाइंड आउट किया जाता है और आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट से लाइन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं. सो आर्क लेंथ ऑफ सी डी एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रल from a to b f of x of t comma y of t and square root of dx upon dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर, और ओवरऑल लास्ट में dt आ जाएगा. ये जो स्क्वायर रूट के अंदर पूरा फैक्टर है विद dt, ये एक्चुअली ds को रिप्रेजेंट करता है. ds यानी कि आर्क लाइन का डेरिवेटिव हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं. ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है आर्क लेंथ की. सो वी यूज दिस. सो वी यूज ds here to acknowledge the fact that we are moving along the curve. हम ds इसीलिए यूज़ करते हैं, ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, बताता है कि हम एक कर्व के साथ साथ मूव कर रहे हैं. इंस्टीड ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू मूव नहीं कर रहे हैं. क्योंकि आप जब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आप जो इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग द मूवमेंट थ्रू द एक्स एक्सिस और थ्रू द वाई एक्सिस. लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रही है वो मूवमेंट थ्रू द कर्व हो रही है. सो इसलिए डी एस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज ऑफ द डी एस दिस इज समटाइम्स कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ. ds की वजह से ये लाइन इंटीग्रल जो है ये किसी फंक्शन का ये विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ भी कहलाता है. यानी कि हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ. आर्क लेंथ के अलावा भी और भी रिस्पेक्ट्स हैं जिसके रिस्पेक्ट से हम लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज ds? आर्क लेंथ में जो चेंजिंग आ रही है, एस आर्क लेंथ है, उसमें जो चेंजिंग आ रही है डी एस, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर एट द लास्ट डी टी. तो डी एस अपॉन डी टी ये इस तरह आ जाएगा आपके. इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई ये कोई पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन होने चाहिए. अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है तो आप बआसानी ये काम कर सकते हैं और कोई इशू नहीं होगा. एक रिमार्क है, इस रिमार्क में क्या कह रहे हैं इसमें? इन लाइन इंटीग्रल वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेटिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. लाइन इंटीग्रल में हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेट करते हैं. एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी पॉइंट्स एक्स वाई लाई ऑन द कर्व. और एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? वो पॉइंट होता है लाइज ऑन द कर्व. जो भी कर्व गिवन होगा उस पर लाई करेगा. दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डबल इंटीग्रल्स वेयर द पॉइंट्स कम आउट ऑफ सम टू डायमेंशनल रीजन. ये डबल इंटीग्रल से डिफरेंट होता है. आमतौर पे आपने डबल इंटीग्रल्स भी निकालना सीखा हो. डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर रीजन होना चाहिए. सपोज दैट अगर आपको एक प्लेन कर्व में डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करने को लिए देते हैं, लाइक a to b c to d f of x कॉमा y dy dx, ये डबल इंटीग्रल आप फाइंड आउट करते हैं किसी प्लेन कर्व में. अब इसमें a to b c to d ये x की रेंज है a to b और y की रेंज है c to d. अब ये आया कहाँ से? इस प्लेन कर्व में, यानी कि x और y एक्सिस वाले कर्व में एक रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइंड होता है. इसका लाइक ये आपने रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन कर दिया. x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है. y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d, यहाँ से यहाँ तक की रेंज. इस तरह एक रीजन डिफाइन हो गया, रेक्टेंगुलर रीजन. अब जो इंटीग्रेशन होती है डबल इंटीग्रल की वो इस रीजन के अंदर या इन बिटवीन होती है.
तो इसमें जो रेंज होती है या फंक्शन ये होता है, पॉइंट्स होते हैं वो किसी ख़ास रीजन में या रेक्टेंगुलर रीजन में डिफाइंड होता है। यहाँ पे लाइन इंटेग्रल में जो पॉइंट है या फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होता तो बाय टू डायमेंशनल फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है। लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई की, ये वैल्यूज़ किसी रीजन को डिफाइन नहीं कर रही होती जैसे कि डबल इंटेग्रल में होता है, बल्कि ये किसी कर्व के पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, उस कर्व को हम किसी भी कर्व को उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर उसकी एग्जिस्ट करती है तो हम उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो बेसिकली काम ये होता है हमारा, हम कर्व को एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। उसके बाद बाकी काम होता है। सो ये एक रिमार्क में इस चीज़ को बताने की कोशिश की जा रही है। ये एक एग्जाम्पल है, इवेल्युएट लाइन इंटेग्रल दैट इज the function is x y to the power 4 with respect to arc length ds. Curve C defined होगा when C is the right half of the circle x square plus y square is equal to 16. क्या मतलब है राइट हाफ ऑफ द सर्कल? किसी सर्कल का राइट पार्ट। एक सर्कल को अगर हम सपोज दैट एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सेंटर ओरिजिन है और इसका जो रेडियस है वो 4 है। सर्कल की इक्वेशन से आपको ये बात पता है, ठीक है। नाउ अगर हम इस पे थोड़ी सी बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है और जिसका रेडियस आर होता है। तो ये एक सर्कल है, ये लाइक इस सर्कल की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आर यहाँ पे अगर 16, आर स्क्वायर 16 है, सो आर 4 होगा। रेडियस की वैल्यू ओरिजिन से आप 4 पार्ट तक यहाँ तक ले लें, ये 1 2 3 4, ये रेडियस आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये पूरा राइट पार्ट ऑफ दिस सर्कल है, सर्कल का राइट पार्ट। अच्छा, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस सर्कल है, ये अप पार्ट और ये डाउन पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो 4 डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं इसके और कई रिस्पेक्ट से पार्ट्स हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम राइट लेफ्ट अप डाउन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ होगा? ऑब्वियस है, डायरेक्शन हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं। तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए -π/2 टू +π/2 इसकी डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। ये पैरामीटर्स की रेंज होगी। अच्छा, ये अगर लेफ़्ट पार्ट कहते हैं तो आप लेफ़्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं? आप π/2 टू -π/2 कहते हैं इससे, π/2 टू -π/2 डायरेक्शन इसकी हो जाती है। अब पार्ट कह रहे हैं तो यहाँ ये 0 है, यहाँ पाई है, तो दिस इज़ फ्रॉम 0 टू पाई। और अगर डाउन पार्ट कहते हैं यहाँ पाई है, यहाँ 0, तो दिस इज़ फ्रॉम पाई टू 0। 0 की जगह आप 2 पाई भी कह सकते हैं, लेकिन 0 बेटर अप्रोच है। सो इस तरह हम अप पार्ट, डाउन पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं। यहाँ भी बात कह रहे हैं इस प्रॉब्लम में देखें, evaluate this line integral when C is the right half of the circle x square plus y square is equal to 16। अब ये स्टेप्स इसमें बताए गए हैं आपको कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन होता है तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आप जानते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इस सर्कल में ख़ास तौर पे आर 4 है, तो यहाँ आर की जगह 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये बात पता चल जाएगी। वे फर्स्ट नीड द पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, दैट इज सेट टू बी पैरामीटराइजेशन। दिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे टी है, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो टी यहाँ पे थीटा की जगह यूज़ हो रहा है, टी एज अ पैरामीटर है।
सबसे पहले तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का पहले स्टेप में आपको पता होना चाहिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. नाउ वी नाउ नीड अ रेंज ऑफ टीज दैट विल गिव यू द राइट हाफ ऑफ द सर्कल. अभी हमने देखा था कि सर्कल का राइट हाफ स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू एंडिंग फ्रॉम π/2. टी की वैल्यू ए से लेके बी तक जाती है. ठीक है, अभी ये लेफ्ट में वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, जो राइट में वो बी को, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी. जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में ए टू बी हमें जाना है, तो वहाँ पे फिर ए की जगह -π/2 और बी की जगह π/2 हमें यूज़ करेंगे. तो पहले आप पैरामीटराइजेशन कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे टी की रेंज फाइंड आउट कर लेंगे. बाज़ औक़ात ये दोनों पार्ट गिवन भी होते हैं, नहीं गिवन हो तो आपको एवेल्युएट करके फाइंड आउट करना है. नाउ टेक डेरिवेटिव्स एंड कंप्यूट ds. इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को, ये पैरामीट्रिक x और y पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है. t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो ये आ जाएगा dx/dt. y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे dy/dt आएगा. x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -4 sin t. y का डेरिवेटिव 4 cos t आ जाएगा. इस तरह डेरिवेटिव निकल जाएगा. डेरिवेटिव निकालने के बाद ds का फॉर्मूला √dx/dt² + dy/dt² dt. इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 4. स्क्वायर रूट की जगह ये रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, 4. ये वो रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1. तो ये पार्ट डायरेक्टली मैंने किया है, सिंपल सी चीज़ थी, तो आप वो अप्लाई कीजिएगा. सो एट द एंड यू विल गेट ds की वैल्यू आ गई 4 dt. ds की वैल्यू आपके पास आ गई 4 dt. नाउ यू हैव टू फाइंड लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है. आमतौर पे लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल c f(x, y) ds which is equal to integral from a to b. ये t की रेंज है, a से लेके b तक. f(x t, y t). इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में x की जगह x यूज़ करेंगे और y की जगह y यूज़ करेंगे. x और y जहाँ जहाँ होगा फंक्शन में, वहाँ उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म x और y को यूज़ करेंगे. और ये ds है. ds हम निकाल चुके हैं. बाजू का ds अलग से नहीं निकालते हैं, तो ds फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला, लेकिन आपने ds अलग से निकाल लेना है. तो इस तरह ये आपको लाइन इंटीग्रल प्रोवाइड करेगा. नाउ यही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, और आप देखिए ज़रा सा लाइन इंटीग्रल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज़ द लाइन इंटीग्रल. इंटीग्रल c f(x/ds a to b f(x)t y. फॉर्मूला आ गया आपके पास, a से लेके b तक है. इसकी रेंज -π/2 टू π/2. ये भी हमने फाइंड आउट किया. x y फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है xy⁴. ये फंक्शन गिवन है आपको इंटीग्रेशन में. xy⁴ ds. इसका मतलब x की जगह x और y की जगह y सब्स्टिट्यूट करना. x जो है ये cos t है, एंड y जो है ये 4 cos t है, 4 sin t है. ये दोनों वैल्यूज़ जब आप x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि आपको लाइन इंटीग्रल का मेथड बताता है. सो 4 cos t इंटू 256 sin 4 t. चूँकि x की कोई पावर नहीं थी तो 4 cos t आ गया. y के ऊपर पावर है, 4 पावर है. सो 4 to the power 4 ये आ जाएगा 256. तो ये डायरेक्टली 256 लिखा. sin to the power 4t आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू dx से काम करें. dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो है 4 dt. सो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ds की जगह 4 dt यूज़ कर लेना है. अब यहाँ पे जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है. डेफिनेट इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं. 256 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा. और इस तरह जब आप इंटीग्रेट करेंगे
क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव आमतौर पे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके साइन का डेरिवेटिव कॉस है साथ में मौजूद, तो इंटीग्रेट करने के लिए जस्ट क्या करेंगे, पावर में ऐड और 5 से डिवाइड, पावर 5 हो गई। सो इस तरह का 4096 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट -π/2, ये सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एट दी एंड आपको क्या मिलेगा, 8192 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। एक कर्व को जो आपने इंटीग्रेट किया है, कर्व जो भी यहाँ पे गिवन फंक्शन था उसका कर्व है, उस कर्व को इंटीग्रेट करने पे आपको ये वैल्यू मिली है। तो वी से दैट दिस इज अ लाइन इंटीग्रल। सिमिलर प्रॉब्लम है, इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल 2 + x² y ds विद रिस्पेक्ट टू ds है। ये ज़रूर देखना है कि किसके रिस्पेक्ट से आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने को दे रहे हैं। वेयर c इज़ द अपर हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल x² + y² = 1। अब यहाँ पे c राइट हाफ नहीं है बल्कि अपर हाफ है। सो अपर हाफ का मैंने आइडिया दिया है आपको, अपर हाफ का आइडिया आप अप्लाई करें यहाँ पे। हिंट के लिए मैंने दे दिया है t इज़ फ्रॉम 0 to π, चूँकि अपर हाफ 0 to π रेंज करेगा। x ऑफ t cos t और y ऑफ t sin t हो जाएगा, चूँकि r की वैल्यू 1 है, सो r 1 रहेगा यहाँ। सो इस तरह जिस तरह इस पार्ट को आपने इंटीग्रेट किया है, लाइन इंटीग्रल निकाला है, इस पार्ट को भी आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते। सो डू इट योरसेल्फ। मज़ीद हम बात करेंगे इस पे इंटीग्रल ओवर अ पीस वाइज स्मूथ कर्व। पीस वाइज स्मूथ कर्व्स क्या होते हैं, ये ज़रा सा हमें समझना होगा। देखिए, कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनते हैं, उसका हर पार्ट एक स्मूथ कर्व होता है। तो ऐसा कर्व जो कि मुख्तलिफ स्मूथ कर्व से मिलकर बने, उसे कहते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व। ठीक है, पीस वाइज से समझ में आ रहा है, पीसेज होंगे कर्व। लाइक ये कर्व C1 है, एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा कर्व C2 है, डायरेक्शन भी गिवन। तीसरा कर्व C3, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये एक कप डाउन पैराबोला है। फिर C4 है, ये भी कप डाउन पैराबोला है। उसके बाद C5 एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह डिफरेंट कर्व्स की कॉम्बिनेशन से एक कर्व बनता है, उसे कहते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व। इसके लिए एक जो बात पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो बाद वाला नेक्स्ट कर्व होता है वो पहले वाले के टेल से जुड़ा, हेड से जुड़ा होता है, यानी कि हेड पार्ट से जुड़ा, आगे वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो C2 का जो हेड है वो C3 के टेल से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम इसे देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है, 3 डिफरेंट कर्व्स की कॉम्बिनेशन से। तो यही चीज़ है, पीस वाइज स्मूथ कर्व इज एनी कर्व that can be written as the union of finite number of smooth curves C1, C2 up to C। देखिए, यूनियन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। where the initial point of CI + 1 नेक्स्ट कर्व का जो इनिशियल पॉइंट है इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ CI, वो पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट होता है। ये बात अभी हमने की है। देन इंटीग्रल ऑफ F along C, तो along C से मुराद ये पूरा के पूरे कर्व को आप C कहेंगे, जो डिफरेंट स्मूथ कर्व से बना है। अब इस पूरे कर्व पे जो इंटीग्रल आएगा आपके पास, द इंटीग्रल ऑफ F along C एज द सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ F along ईच ऑफ द स्मूथ पीसेज ऑफ C। तो इस इंटीग्रल को along C यानी कि इस पूरे कर्व में कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हर एक अलग अलग पीस है सबका अलग अलग लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, और अलग अलग जब लाइन इंटीग्रल आ जाता है देन फिर उसे क्या करते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे ये गिवन जनरल फॉर्म गिवन है, इंटीग्रल C f of x y ds, this is integral C1 f of x y ds plus C2 f of x y dx and onward। इस तरह ये तमाम के तमाम पार्ट को अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर देगा, और एट द एंड आपको इस पूरे कर्व को या कर्व की इंटीग्रेशन मिल जाएगी। कर्व कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस या लाइक ट्राइंगल। तो ये इस तरह हम
इंटेग्रल ओवर पीस वाइज स्मूथ कर्व फाइंड आउट करते हैं। लाइक ये आपको एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, ये पीस वाइज स्मूथ कर्व की एक एग्जांपल है। Evaluate this line integral 4x cube ds where c is the curve shown as c एक ऐसा कर्व है जो कि 3 डिफरेंट स्मूथ कर्व्स का मजमूआ है, c1 c2 c3। c1 क्या डिफाइन किया है, x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू -1 है। t की रेंज है -2 to 0, यानी कि हर एक कर्व की आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। x ऑफ t है t, y ऑफ t है -1 और t की रेंज है -2 से 0। ये c1 के लिए है। c2 के लिए x ऑफ t है t, y ऑफ t है t क्यूब -1 और t की रेंज है फ्रॉम 0 to 1 एंड c3 इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू t एंड t इज फ्रॉम 0 to 2। इस तरह ये ओवरऑल अगर हम इससे थोड़ा सा ग्राफिकल का व्यू देखें तो c1 एक्चुअली ये आपके पास ये है -2 से 0 तक जा रहा है, ये -2 से 0 इसकी रेंज है। उसके c2 शुरू है 0 से 1, लेकिन इस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 1, ये 1 तक जाएगा। और देन c3 जो है ये एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज फ्रॉम 0 to 2। ये एक ग्राफिकल पर्सन बाज़ अगर सिर्फ ग्राफ दे देते हैं आप, उससे आप हर एक कर्व के पैरामीट्रिक फॉर्म को भी फाइंड आउट करते हैं और उसकी रेंज को भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए और पैरामीट्रिक फंक्शन और उससे रिलेटेड टॉपिक पे एक बड़ा एक एक्सपर्ट होना पड़ता है और प्रैक्टिस से ये चीज़ें सीखता है बंदा। तो ये आपको ओवरऑल गिवन है और आपसे क्या कह रहे हैं कि इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करें, लाइन इंटीग्रेट करें। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट इट, क्या करेंगे, हर एक कर्व पे अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। c1 पे अलग फाइंड आउट करेंगे, c2 पे अलग फाइंड आउट करेंगे, c3 पे अलग फाइंड आउट। एट द एंड जो जनरल फॉर्मूला आपको पता है सब के इंटीग्रल को आपस में ऐड कर देंगे तो ओवरऑल इस पूरे कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक को, इस पूरे कर्व को c कह रहे हैं, इस कर्व की इंटीग्रेशन जिसे हम लाइन इंटीग्रल कह रहे हैं वो आ जाएगा आपके पास। सो ये आपको करना है, सिंपल है। 4x क्यूब, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -2 से 0, सो -2 to 0। f ऑफ x की जगह t सब्सटीट्यूट करना, y की जगह -1 ds आपको फाइंड आउट करने का वे पता है, लास्ट एग्जाम्पल में हम सीख चुके हैं। x है आपके पास t, x ऑफ t और y ऑफ t है -1। जब आप x ऑफ t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 आएगा और y ऑफ t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। इस तरह ds आपके पास आएगा dt के, ds becomes dt। नाउ यू हैव टू फाइंड द फार्मूला -2 to 0 4t क्यूब। 4t क्यूब कैसे आया, देखें आपके पास क्या है फंक्शन 4x क्यूब है, 4x क्यूब है। अब यहाँ x की जगह आपने x की वैल्यू t सब्सटीट्यूट, x इज इक्वल टू t है और y की जगह y है नहीं इस पूरी प्रॉब्लम में, सो ये आ जाएगा 4t क्यूब dt। अब ये इसको इंटीग्रेट करना है, आप जानते हैं t क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, t टू द पावर 4 रिजल्ट मिलेगा। नो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट -2 है, माइनस साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का है आपके पास और -2 जो है ये पावर 4 की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज पावर 4 इज इवन पावर। सो एट द एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट जो करना है इसकी वैल्यू -16 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिएगा। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड c2 इंटीग्रल अलोंग द कर्व c2, ये आपसे खुद से आपने करना है। c2 वैल्यू है पैरामीटर और इसकी रेंज है 0 to 1 इसे इंटीग्रेट किया और सिंपली इसी मेथड से करना है तो इस एट द एंड यू विल गेट 2.268 एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड c3
भी आपने काम करना है और 0 to 2 इसको इंटीग्रेट करना है। एट द एंड तमाम वैल्यूज़ को -16 को 2.268 को जो C3 से वैल्यू आएगी उसे आपने इंटीग्रेट करना है। ये C3 को इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे। बहुत डिटेल में मैंने एक एक पार्ट आपको बताया नहीं है, चूँकि आप ये खुद कर सकते हैं। जब C3 आप उसी मेथड को इंटीग्रेट करेंगे उसी मेथड से, तो ये विल गेट 0 to 4 DS और इसकी जो वैल्यू आएगी 8 आ जाएगी। DS सब में अलग अलग फाइंड होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हर एक कर्व का x ऑफ t और y ऑफ t डिफरेंट है। सो dx हमने ds यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया है ये हर जगह आपने यूज़ नहीं करना 1dt, चूँकि यहाँ पे हमने C1 के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट किया, C2 के रिस्पेक्ट से अलग ds निकलेगा आपका और C3 के रिस्पेक्ट से अलग d। तो ये गलती ना कीजिएगा कि इसी ds की वैल्यू को यूज़ करना है, वरना रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो C2 और C3 के रिस्पेक्ट से ds अलग निकलेगा, क्योंकि C2 और C3 के रिस्पेक्ट से आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है। सो जब आप ये काम कर लेंगे एट द एंड इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे इंटेग्रल को एट द एंड -16, 2.268 and 8, so you will get the result -5.732। अब इसमें हमारी डिस्कशन नहीं होनी कि ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन क्या चीज़ है, फ़िलहाल हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे। सो ये लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का एक वे। दिस इज़ अनदर न्यू आर्टिकल दैट इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? लाइन सेगमेंट आप जानते हैं किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सेगमेंट कहते हैं उसे जो कटेड पार्ट हो। अब सेगमेंट आप जानते हैं, लाइन सेगमेंट आमतौर पे ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो कोई एंड पॉइंट्स आपको पता हो या गिवन हो या कटेड पार्ट हो। लाइन सेगमेंट दरअसल किसी बड़ी लाइन का एक कटेड पार्ट होता है, यहाँ से आधा इसे काट के निकाल दिया, ये हो गया लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट। सो दिस इज r 1 माइनस टी r0 प्लस टी टाइम्स r1। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड रिलेशन है। हम इस पे अभी इसकी डिटेल या इसके प्रूव में नहीं जा रहे, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसी लाइन सेगमेंट की आप इस तरह उसको देखते हैं, 1 माइनस टी r0 प्लस टी टाइम्स r1। एंड टी की रेंज जो होती है वो हमेशा ज़्यादातर 0 से 1 होती है, अनलेस एंड अनटिल अगर ये कोई दूसरी वैल्यू को डिफाइन ना करे तो 0 से 1 ही कंसीडर की जाती है। अदरवाइज अगर डिफाइन करेंगे तो हम फिर वही यूज़ करेंगे। वेयर r0 एंड r1 आर डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो वैक्टर्स। ये दोनों वैक्टर्स होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं। ये 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, ये 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ये सेम वेक्टर इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बस 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का फ़र्क क्या आ जाता है, r0 और r1। ये अगर 2D में है तो 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और 3D में तो 3 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने जो अब तक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया है वो विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ फाइंड आउट किया, ds, ये मैंने आपको बताया था। नाउ वी सी दैट हाउ टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। x और y के रिस्पेक्ट से लाइन इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फॉर दिस सबसे पहले तो हम इस जनरल कंडीशन को देखेंगे। लाइन इंटीग्रल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटीग्रल c f(x, y dx प्लस g(x, y, dy), इसका मतलब ये होता है कि ये इंटीग्रल इस f(x, y विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ भी है और x, y gx के साथ भी है। इस पे अलग अलग करके फिर हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें, यानी कि इस रिप्रेजेंटेशन में लिखें, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल c जो है ये f पे भी अप्लाई होता है और इंटीग्रल c g पे भी अप्लाई होता है।
सो इस तरह जो आपके पास एक जनरल कंडीशन है, इसकी जगह ये यूज़ करते हैं अमूमन। सो ये स्टैंडर्ड है लाइन इंटीग्रल में, जब भी ये गिवन होगा तो इसकी जगह दोनों पे अलग अलग इसे अप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट नहीं होता यहाँ पे, इसका मतलब ये आमतौर पे हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ब्रैकेट नहीं होता, ब्रैकेट के बगैर भी ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, फंक्शन एफ का लाइन ओवर सी किसी कर्व के रिस्पेक्ट से विद किसी कर्व पर with respect to x and y are given by the line integral over the curve f of x comma y dx. This is given as integral a to b f of x of t y of t x prime of t dt. Or with respect to y, this is integral a to b f of x of t y of t y prime of t dt. दोनों पे जो लिमिट है वो लिमिट वही t की रेंज है, इसमें लिमिट कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लिमिट दोनों में सेम रहेगा। नोट दैट द लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0 ओवर अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट। वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है उस लाइन सेगमेंट का एक्स प्राइम 0 होता है, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती वर्टिकल लाइन में, सो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इसी तरह लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है लाइन इंटीग्रल 0 होगा ओवर अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट में जो वाई में कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इस तरह उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। चूँकि एक्स प्राइम 0 होगा तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसी तरह वाई प्राइम 0 होगा तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस हैं या स्पेशल केस हैं, इसे आपने याद रखना है। सो जनरल कंडीशन बस याद रखनी है, यहाँ पे डी एस आपको नहीं निकालना बल्कि एक्स प्राइम निकालना है और जस्ट इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो एवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल सी 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर अ सर्कुलर आर्क सी। किसी सर्कुलर आर्क सी पर इस लाइन इंटीग्रल को जो है इंटीग्रेट करना है, कैलकुलेट करना है। गिवन बाय x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t। x इज इक्वल टू cos t और y इज इक्वल टू sin t और t की रेंज है दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये आप इस तरह इसे देख सकते हैं 0 से पाई बाई 2। ये आपको पैरामीटराइजेशन भी गिवन है और t की रेंज भी गिवन है, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन दिया है। ठीक है भाई। सो इसे एवेल्युएट कर लेना। सबसे पहले तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, 2xy पे विद रिस्पेक्ट टू x पे अलग इंटीग्रेट करें और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई पे इसको अलग अप्लाई करें। t की रेंज 0 से पाई बाई 2 रहेगी दोनों में और x और y की वैल्यूज cos t और sin t की वैल्यू रहेगी। सो इस तरह इसे इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, जिस तरह पहले किया है उसी तरह इंटीग्रेट होगा, बस कंडीशन याद रखनी है। ये सबसे पहले तो एक इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, जनरली जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। नाउ इंटीग्रल सी, दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी एक्स प्राइम ऑफ टी डी टी, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी वाई प्राइम ऑफ टी डी टी। सो इस तरह ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट एंड वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ टी, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। सो आपने सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों को आपस में ऐड करना है, सम करना है। तो ये एक साथ काम किया है। कैसे करना है? एफ ऑफ एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, एक्स है आपके पास, यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन 2 टाइम्स एक्स वाई है, तो जस्ट यहाँ पे 2 एक्स की जगह एक्स ऑफ टी क्या है आपके पास? एक्स ऑफ टी गिवन है कॉस टी है, और वाई ऑफ टी क्या है? वाई ऑफ टी गिवन है साइन टी, ये गिवन है।
एक्स और वाई की वैल्यू और इसकी रेंज की वैल्यू, तो इसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा ना, दिस इज 2 cos t sin t, x प्राइम ऑफ t, cos t का डेरिवेटिव d बाई डी टी देन डी टी, एंड 0 to पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डी बाई डी टी ऑफ वाई प्राइम ऑफ टी है, वाई है साइन, सो इस तरह आप देख लेंगे। cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी पाइथागोरियन आइडेंटिटी की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो एट द एंड यू विल गेट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज -2 कैसे आएगा, इस cos का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन आएगा, तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये cos t कैसे आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा। सो जस्ट इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिमिट अप्लाई कर देना है। साइन स्क्वायर इंटू कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो पावर में एक आठ उसी से डिवाइड करेंगे। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाता है, तो इस तरह ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट एट द एंड 1/3। ये 1/3 आपके पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। सो इस तरह हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अराउंड द ट्राइंगुलर पाथ। आप ये देख रहे होंगे कि ओवरऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइन इंटीग्रल में, कर्व की रिप्रेजेंटेशन, कर्व क्या डिफाइंड है। अगर ये टेक्निक से ये क्वालिटी अगर है आपके अंदर, तो आप लाइन इंटीग्रल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कर्व की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उस कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म का पता होना चाहिए कि हर कर्व की एक पैरामीट्रिक फॉर्म अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, और उसके पैरामीटर्स की रेंज, टी की वैल्यू जिसे आप ए टू बी कहते हैं, वो पता होना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर लाइन इंटीग्रल निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। ये जस्ट सिंगल इंटीग्रल की तरह ही डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ये वही चीज़ है। तो इस प्रॉब्लम में आपको यही कह रहे हैं, गिवन प्रॉब्लम है और अराउंड द ट्रायंगुलर पाथ, ये ट्रायंगुलर पाथ गिवन है। दिस इज द ट्रायंगुलर पाथ। अगेन ज़रा सा अगर और करें, इस ट्रायंगुलर पाथ को हम स्मूथ कर्व के तौर पे देखेंगे, और सिर्फ स्मूथ कर्व नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्मूथ कर्व, जिसे हम कहते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व्स। पीस वाइज स्मूथ कर्व के बारे में हमने अभी डिस्कशन की थी, जो कई 2 या 3 या n डिफरेंट स्मूथ कर्व से कंबाइन होकर इनका यूनियन है। सो दिस इज C1, C2 एंड C3। ये स्मूथ कर्व है आपके पास। इसमें आपको जो C गिवन है वो एक पीस वाइज स्मूथ कर्व गिवन है, दैट इज C1 टू C2 से C3। आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट है, ओरिजिन टू पॉइंट ए, पॉइंट E टू पॉइंट B, पॉइंट B से पॉइंट C। अब आप इसके लिए हम जानते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R0 एंड R1 इज गिवन बाय R ऑफ T एंड R ऑफ T इज इक्वल टू 1 माइनस T R0 प्लस T R1। T की रेंज है फ्रॉम 0 to 1। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जब आप C1 और C2 पे अप्लाई करेंगे तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म इस स्ट्रेट लाइन से जो हासिल होगी वो मिल जाएगी डायरेक्टली। ये एक वेक्टर है तो वेक्टर की जैसी फॉर्म बनेगी। 1 माइनस टी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो ओरिजिन पे वेक्टर की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, और 1 0 पे जा रहा है तो यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू 1 0 हो जाएगी। तो R0 दिस इज 0 0 एंड R1 दिस इज 1 0। तो वेक्टर फॉर्म में आमतौर पे हम 1 माइनस टी को इस दोनों वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा।
और ये जो है आपके पास t, 0 आ जाएगा। सो इस तरह जब आप ऐड करेंगे दोनों वेक्टर को t, 0 आ जाएगा। तो c1 की वैल्यू आ गई t, 0। इसमें x ऑफ t है और y ऑफ t 0 है। जो पहला फैक्टर है, पहला कंपोनेंट वह x ऑफ t को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कंपोनेंट y ऑफ t को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह x ऑफ t और y ऑफ t आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट लाइन। इसी तरह c2 पे भी ये काम करेंगे, 1 माइनस टी 1, 0 एंड प्लस टी 1, 2। 1, 0 आपने a, 0 से सपोज किया और 1, 2 ये आपने b से सपोज किया। सो 1 माइनस टी और t को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 1 माइनस टी प्लस टी, ये 1 आ जाएगा आपके पास। 0 प्लस 2t, ये आपके पास 2t आ जाएगा। सो इस तरह c2 की वैल्यू आ जाएगी। c3 देन आपके पास आएगा, वो क्या आएगा, r ऑफ t। अगेन आप क्या करेंगे, 1 टू ओरिजिन जाएंगे, 1 टू ओरिजिन जाएंगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगी वैल्यू आएगी। इस तरह c जो आपको फाइंड आउट होगा, c ओवरऑल इस पूरे कर्व c1 प्लस c2 प्लस c3 का यूनियन है, इनका मजमुआ है, ये आपने फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, नाउ दिस इज़ दी गिवन कंडीशन और इसको c1 प्लस c2 प्लस c3 की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है। तो अब सब कुछ आपको पता है, पैरामीट्रिक क्या है और रेंज क्या है, 0 to 1 है, यानी कि आपने रेंज भी आपको पता है। तो अब आप इसके मुताबिक जैसे काम करते हैं वैसे आप कर लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। सो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये शॉर्ट एक कैलकुलेशन की है मैंने। सो c1, c2, c3 आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली। नाउ जब आप ये काम करेंगे सो you will get this a to b x of t का स्क्वायर y of t x prime of t dt, a to b x of t y prime of t dt। ये x of t का स्क्वायर क्यों लिया, चूँकि जो गिवन फंक्शन है उसमें x स्क्वायर y है विद रिस्पेक्ट टू x में, और जो दूसरा फंक्शन है वो उसमें जस्ट x की वैल्यू है, जस्ट x है। सो इस तरह आप पुराने मेथड्स को जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं उसको आप यूज़ करें, यूज़ करके आप अलग अलग सबको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्टली एक की वैल्यू c1 पे 0 आएगी, c2 पे 2 आएगी और c3 पे -3/2 आएगी। ये आपने बाय सेल्फ करना है और इनको सम करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1/2। इसका मतलब इंटेग्रल ओवरऑल दिस रीजन c1, c2 एंड c3, ये आपको क्या देगा, रिज़ल्ट हाफ देगा। ये इस तरह आप इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल इन 3 स्पेसेस। लाइन इंटेग्रल इन 3 स्पेसेस, अब तक जो हमने बात की थी वो 2 स्पेसेस की थी, इसमें x एक्सिस था और y एक्सिस था। नाउ हम अब जो बात कर रहे हैं वो 3 स्पेस की कर रहे हैं जिसमें x, y और z तीनों हैं। सो सारे काम वही होंगे, जैसे एक एक्सिस आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्सिस, इजाफी एक्सिस आ गया तो उसके रिस्पेक्ट से बकिया काम होगा। वो क्या है, इफ c इज़ अ कर्व इन 3 स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय द स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। स्मूथ कर्व है, क्योंकि स्मूथ कर्व पे हम लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट। सो द लाइन इंटेग्रल ऑफ f x y z विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ds, जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं। सो दिस इज a टू b f of x of t y of t dt ds के इक्वल, और ds की वैल्यू dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt स्क्वायर dt आएगा। सो इस तरह आप लाइन इंटेग्रल को इन 3 स्पेस, इन 3 डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू x आप अलग, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z भी निकाल सकते हैं। सिमिलर मेथड है जो कि 2 डायमेंशन में होता है। दिस इज a टू b f of x of t y of t d of t z of t x prime of t dt, this is y prime of t dt and this is z prime of t dt। इस तरह आप इन सिमिलर कंडीशन से ये फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सी द एग्जांपल, इवेलुएट इंटीग्रल एक्स वाई प्लस जी क्यूब डी एस विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ फाइंड आउट। आर्क लेंथ का मतलब ये आप वेयर सी इज द पोर्शन ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स एक ज्योमेट्रिकल एक कर्व है और उस हेलिक्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो गिवन है, x इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड z इज इक्वल टू टी। कॉस टी, साइन टी एंड z इज इक्वल टू टी।
टी की रेंज है फ्रॉम 0 टू पाई। सो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको ये मेथड अप्लाई करना है जैसे कि आप 2 डायमेंशन में यूज़ करते हैं, और देन इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह लाइन इंटीग्रल इन 3 स्पेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम फॉर लाइन इंटीग्रल इन 3 स्पेस। इवेल्युएट दिस y dx प्लस z dy प्लस x dx, इसे इवेल्युएट करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। वेयर c कंसिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, c जो है एक लाइन सेगमेंट पर कंसिस्ट है। c1 फ्रॉम पॉइंट 200 to 0.345 फॉलोड बाय द वर्टिकल लाइन सेगमेंट। देखिए c1 के बाद जो अगला लाइन सेगमेंट है वो c2 है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट दैट इज फ्रॉम 345 to 340। इस तरह ये एक पीस वाइज स्मूथ कर्व को अगेन डिफाइन कर रहा है। इसमें दो स्मूथ कर्व मिलके एक कर्व सी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम c1 to c2। पॉइंट आप देख लें, चूँकि स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कर्व लगा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक काम करना है तो आर वेक्टर को यूज़ करेंगे 1 माइनस टी आर नॉट प्लस टी आर वन, और टी की रेंज होगी वो 0 से 1। इसके मुताबिक आप जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल को किया था 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में हो जाएगा। आर नॉट और आर वन की वैल्यू यहाँ पे अब 3 डायमेंशन के मुताबिक, और आर नॉट और आर वन जो है ये इन पॉइंट्स के मुताबिक आपको मिलेगा। ये इस तरह आपने लाइन इंटीग्रल को देखना है। तो ये आप लाइन इंटीग्रल इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट।